कैंडिडेट, जी हाँ, जो टीचर कैंडिडेट है वो भी जुड़ गए हैं। साथ ही आलोक श्रीवास्तव जो हमेशा टीचरों की लड़ाई को लेकर मुखर रहते हैं वो भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा लव सिंह जेडीयू की तरफ से और चितरंजन गगन आरजेडी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं आलोक जी को। चितरंजन भैया नमस्कार। तो आलोक जी, सबसे पहले बताइए कि पूरा मामला फंसा क्यों है और आखिर क्यों सरकार जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनकी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, 7वां चरण की इंतजार अभ्यर्थी कई दिनों से कर रहे हैं। छठे चरण के नाम पे बहुत दिनों तक 7वां चरण को रोका गया, जबकि छठा चरण ऑलरेडी फरवरी में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि 7वां चरण का विज्ञापन दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक 7वें चरण पे कोई पहल नहीं की गई है। यहाँ तक कि जब आंदोलन चल रहा था जुलाई के समय में, तो खुद अपर मुख्य सचिव ने ट्वीट करके जानकारी दिया था, एक प्री मैच्योर शेड्यूल दिया था कि इस तारीख को हम विज्ञापन निकाल देंगे, इस तारीख को हम आवेदन लेंगे। एक प्री मैच्योर शेड्यूल दिया गया था आंदोलन के बाद, लेकिन उसके बाद फिर से अभ्यर्थियों को ठगा गया और प्री मैच्योर शेड्यूल को कोई फॉलो नहीं किया गया है। अभ्यर्थी लगातार फिर उस मांग को लेकर सचिवालय के दौरा करते रह गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कभी कोई कहेगा सरकार बदल गया, कभी कोई नियमावली का हवाला देगा, कभी कोई हवाला देके किसी तरह से बहाली को रोका जा रहा है और अभ्यर्थी फिर अब धरने में बैठे हुए हैं। अब लगातार आमना अनशन भी पे भी बैठ चुके हैं। अब देखना है कि सरकार 7वें चरण के लिए कोई उद्घोषणा क्यों नहीं करती है, ये उद्घोषणा करने में क्यों देरी हो रही है। पहले बोला गया कि महीनों लगते हैं, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि महीनों लगेंगे बहाली करने में, लाखों बहालियां करनी है। तो सरकार में आए हुए भी 2-3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन लाखों बहालियां के नाम पे एक भी विज्ञापन अभी तक नहीं निकला है। यही हमारे अभ्यर्थियों का दर्द है और अभ्यर्थी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन 7वें चरण के लिए निकाले। बिल्कुल, मिक्कू पाल की आवाज जाए दर्शकों तक, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये भी एक पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी का इंतजार है और स्थिति ने इनको आमरण अनशन करने पर मजबूर कर दिया है। मिक्कू, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावक तौर पर लव कुमार जी को और चितरंजन गगन सर को नमस्कार करता हूं, आलोक भैया को भी और आपको भी। मैं बिहार तक देखने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें चितरंजन गगन सर का भी हाथ है, क्योंकि चितरंजन गगन सर शिक्षक बहाली को जिंदा किए थे। जब विपक्ष में थे तो अपनी ट्विटर के माध्यम से हमारे गर्दनी बाग आ करके लगभग पूरे विधायक और पूरे मंत्री जो थे वो भी आते थे, जो वर्तमान में विधायक थे वो भी आते थे और आश्वासन दिलाते थे कि हमारी सरकार होती तो हम लोग बहुत जल्द क्या शीघ्र क्या उसी समय दे देते आप लोगों को शिक्षक बहाली। और अभी गेंद इनके पल्ले में है। और चितरंजन गगन सर से हम लोग बार बार एक ही चीज करते हैं कि सर निवेदन है, हम लोग रोड पर बैठे हैं, वोट पर भेजिए। आपको आप बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाले तो तमाम शिक्षक बनने की विधि व्यवस्था जो होता है ना, अंतिम रूप से परीक्षा दे करके रोड पर बैठे हुए हैं। जब वो बोर्ड पर जाएंगे, क्योंकि मैम बिहार के जो सरकारी स्कूल होती है जिसमें आलोक भैया पढ़ाते हैं, पूछिए केवल उसमें गरीब गुरबा के लड़के पढ़ते हैं, उसमें कोई नेता मंत्री विधायक और अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और इसका कारण यही है कि लेट लतीफी की जाती है और नियमावली का हवाला दिया जाता है और चुनावी बलि बनाया जा रहा है इसको। क्योंकि माननीय चितरंजन गगन सर जब हमारे गर्दनी बाग आंदोलन में आते थे और शिक्षक बनने की तमाम महत्ता की दिखाने के बाद हम लोग बोलते थे कि सर हम लोग पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार 3.5 वर्ष से संघर्ष रहते हैं, तो इनका एक ही जवाब रहता था। और इन आलोक मेहता जी आते थे, सारिका पासवान जी आती थी, हर किसी ने एक ही बात बताई कि हमारी अगर सरकार होती तो हम लोग आप लोग इतना लटकाते नहीं, गर्दनी बाग पर बैठने पर मजबूर नहीं करते। और दिन ये आ गया कि हम लोग अभी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। हमारी माँ बाप गरीब मतलब एक किसान है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब सड़क पर बैठे, लेकिन मजबूरी है कि हम तो जनता के चुने द्वारा प्रतिनिधि नहीं है, तो हमारी लड़ाई केवल सड़क पर ही हो सकती है और इसमें केवल सत्ता और विपक्ष का ही हाथ है। आज अगर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है तो पहले भी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन था, पहले उन्होंने बड़गलाया और आज जेडीयू और आरजेडी बड़गला रहे हैं। तो सर से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि शिक्षक अभ्यर्थी को ढोल नहीं बजाइए कि सरकार किसी की भी हो और शिक्षक अभ्यर्थी बजते रहे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शिक्षक अभ्यर्थी के लिए कम से कम कुछ तो पहल कीजिए, क्योंकि रोड से वोट पर जाने के लिए होता रहा है। आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार मैम बिहार सरकार के पास 2,73,000 रिक्तियां है, लेकिन अभ्यर्थी से सभी लोग कुश्ती लड़ने में बेचैन है कि आपने क्यों नहीं दिया, तो बोलते हैं कि आपने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बताइए कि आप दोनों लड़ेंगे, कम से कम लड़ना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लड़िए कि हमने इतना दे दिया है। चितरंजन गगन सर इस बात के आश्वासन दे अभी कि हम बहाली दे रहे हैं और बहाली दे करके विपक्ष का मुंह बंद कराएंगे।
शब्द से नहीं, क्योंकि शब्द से तो हर रोज लड़ाई होती है। अब बहाली दे दीजिए, विपक्ष का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल मिक्कू, अब जवाब ले लेते चितरंजन जी से। चितरंजन जी, पता नहीं एक दूसरे की हम 600 ट्वीट को रीट्वीट किया बहाली से रिलेटेड, लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुई सर, आपके 7th फेज की बहाली को लेकर ट्वीट भी कम हो गए, आवाज भी आपकी थोड़ी धीमी पड़ गई, लगता है जैसे मुझ पे किसी ने लगा दिया हो। क्या कहेंगे? अभी तो मौका भी और दस्तूर भी है। सुकन्या जी, देखिए अब काम करने का समय है, इसलिए ट्वीट जो करने की बात आप कर रहे हैं, आवाज उठाने की, अब सरकार में हम लोग हैं, महागठबंधन की सरकार है, तो अब काम करने का समय है। अब वो जो जिन सवालों को लेकर हम ट्वीट करते थे या इनके बीच जाते थे, आज उनको मूर्त रूप देने की जरूरत है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। आपने सुना होगा पहले भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। अब जितना कोई भी चीज होता है, कोई भी बहाली होती है, प्रक्रिया के तहत ही होती है, और छठा चरण में सबों ने देखा है कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, माने एंडलेस प्रक्रिया चलते रहा। कई केस हुए कोर्ट में, कोर्ट के कारण जो है सो मामला काफी दिनों तक लटका रहा। उसके बावजूद भी अभी तक प्रक्रिया चल रही है और आज भी 50% भी सीट जो है वह नहीं भर पाया। लगभग अभी भी 52,000 से ऊपर पद रिक्त हैं जो छठे चरण में जिनकी नियुक्ति होनी थी। और इसमें इतना कंट्राडिक्शन है, जो सरकार इस अथी में है कि इस बार जो 7वां चरण की जो बहाली हो, इसमें कोई भी ऐसा लूप होल्स नहीं रहे कि किसी को कोर्ट में जाकर जाने का मौका मिले या किसी ढंग से इसमें कोई अवरोध पैदा हो। इसीलिए जो विलंब हो रहा है, कई चीज ऐसे भी हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका नियोजन पहले हो चुका है, और आज उनके सामने जो कई समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं कई हैं। अब इस बार जो बहाली होने जा रही है, प्रयास सरकार का यह है कि अभी जिनके नियोजन हो उनको उन समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े जिन समस्याओं का सामना जो नियोजित शिक्षक हैं उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसी कई बातें हैं जिसके कारण विलंब हो रहा है, लेकिन सरकार काफी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं, कई बार इस पर बैठक भी हुई है, और कई प्रक्रियाएं ठीक हम लोग जाते थे, उसमें सवाल उठाते थे, इसमें कहीं कोई नहीं। आज भी उसी तत्परता के साथ हमारी मंशा है कि यहाँ साहब जल्द से जल्द इन लोगों की नियुक्ति हो। अब सड़क पर बैठे हुए हैं, तो मैं तो यही लोगों को कहता हूँ कि आंदोलन किस लिए किया जाता है? आंदोलन किया जाता है अपनी मांगों को, अपने सवालों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए। जब ऑलरेडी सरकार के संज्ञान में आपका मामला है, सरकार खुद गंभीर है, तो फिर उसमें आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात अपने ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सरकार काफी गंभीर है। अभी 2 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री का, वित्त मंत्री जो पहले शिक्षा मंत्री थे, इन सबके साथ बैठकर समीक्षा बैठक हुई है। और हम समझते हैं कि अब एक चीज जरूर है कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं होना चाहिए। अब जिस ढंग से ये लोग चले गए उस दिन भाजपा कार्यालय में, और संजय जायसवाल जी लगे तकरीर देने, माने जिसको समझिए कि बेरोजगारी से इतनी सख्त नफरत है जिस दल को, जिसकी गलत नीतियों के कारण आज बेरोजगारी पूरे देश में, न केवल बिहार में, पूरे देश में एक भयंकर समस्या बन चुका है। आज वह अगर बेरोजगारी की बात करता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब बिहार में रोजगार देने का सिलसिला शुरू हुआ, अभी मात्र 3 महीने में लगभग 50,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो इसका नकल कर रही है केंद्र की सरकार, और नकल कर रही है, इसमें भी इतना फर्जी किया गया है। अभी परसों जो है सो रोजगार मेला लगाया गया, दावा किया गया कि 71,056 या 156 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब उसमें जब उसके तह में जाइएगा तो आश्चर्य होगा कि किस ढंग से इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। जो 2018 में जो विज्ञप्ति निकली, 2019 में जिसका फिजिकल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया,
2019 में उसका मेडिकल हो गया, फाइनल हो गया। 60,000 कुछ जो है सो वैकेंसी था, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति होना था, उसमें मात्र 24,000 को जो है सो नियुक्ति पत्र दिया गया, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और उन्हीं लोगों को बुला बुला कर नियुक्ति पत्र देने का नाटक किया जा रहा है। अब उस दल के पास जाकर जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संजय जायसवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि पिछले सरकार में, एनडीए सरकार में अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो इसके लिए एकमात्र जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी रहा है, क्योंकि उस समय वित्त विभाग भारतीय जनता पार्टी के मातहत रहा है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि बहाली हो। अच्छी बात है चितरंजन जी, नहीं, सुकन्या जी, नीतीश जी नहीं चाह रहे थे तब सरकार में मलाई खाने के लिए बैठे हुए थे, मलाई खाने के लिए बैठे हुए थे। जो नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे तो ये मलाई खाने के लिए बैठे हुए थे क्या? सवाल यह है कि वित्त विभाग इनके मातहत था, भाजपा के मातहत, और नियुक्ति में वित्त विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका अलॉटमेंट होता है, उसकी सहमति होती है। वित्त विभाग है, विधि विभाग है, इन सारे विभागों से क्लियरेंस के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इसलिए वह झूठ बोल रहे हैं, आज जो है सो नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इसके लिए सीधा जिम्मेवार भाजपा है। कभी जो चाहती नहीं है, वह तो जो है सो केवल दूसरे मुद्दों पर, वह जो है सो हिंदू मुस्लिम पर, उर्दू हिंदी पर वोट देती है। उसको क्या मतलब है महंगाई से, उसको क्या मतलब है बेरोजगारी से? सर ठीक है, बीजेपी आरजेडी जेडीयू ज्यादा नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि भाई हम अब काम करने के मोड में आ गए हैं, तो हम ट्वीट क्यों करें, मांग क्यों करें, हमारा काम पर ध्यान है, ये अच्छी बात है। और ये भी दिखाता है कि आप अभी भी डिटरमिन्ड हैं इन शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर। तो आपने तो अपना पक्ष रखा, जेडीयू का पक्ष सुन लेते हैं। लव जी, छठे चरण की बहाली को लेकर ऐसे ही हम, आप, चितरंजन जी और आलोक बैठे थे, और उस समय साथ में हमारे 7th फेज की बहाली का इंतजार कर रहे शिक्षक गण थे। अब माफ कीजिएगा, 6th फेज की बहाली वाले थे। अब हमारे साथ 7th फेज की बहाली वाले बैठे हैं, साथ में आलोक जी भी हैं, चितरंजन गगन भी है, आप भी हैं। आप कॉमन है, उस वक्त भी आपको करना था, अभी आपको करना है। नीतीश मुख्यमंत्री है बिहार की, कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन आपने सोचा है? कुछ जवाब लेकर जाएंगे यहाँ से शिक्षक अभ्यर्थी? सुकन्या, पिछली बार हम लोग बैठे थे, उसमें से आलोक जी आज स्कूल के बोर्ड पर बैठे हैं, रोड पे नहीं है, बोर्ड पे है। मैं पाल जी को भी आश्वस्त करता हूं कि ये भी बहुत जल्द बोर्ड पर होंगे, रोड पर नहीं रहे। रोड पर तो मैं अभी भी आग्रह करता हूं, ठंड का समय है, ये लोग अपना, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, ये रोड पर से अपना, जो ये रोड पर बैठे रहता है, और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे ही नौजवान, हमारे ही छात्र, जिनके लिए आज ये परिस्थितियां आई कैसे सुकन्या? छठे चरण की बहाली में बहुत सारा विलंब हुआ, कोर्ट में बहुत सारे केसेज हुए, वो अलग बात है। लेकिन आज जब हमने सत्ता संभाला था सुकन्या, तो बिहार में सिर्फ 50,000 विद्यालय थे, विद्यालयों की संख्या 75,000 हुई। हमने 77,000 विद्यालयों की संख्या की, सीट क्रिएट हुए, लोगों के लिए संख्या बढ़ी। 36,000 मात्र शिक्षक थे, आप देखना उठाकर। आज शिक्षकों की संख्या 4 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। हम काम करते हैं सुकन्या, एक दिन में 5200 विद्यालयों को उत्क्रमित किया हमने, 5200 विद्यालयों को उत्क्रमित किया तो सीटें क्रिएट हुई। आज हमारे अभ्यर्थी इतने, आज 1 से 1.25 लाख लोग अगर इंतजार में हैं, तो इसलिए कि हमने उतना जॉब क्रिएट किया है। नीतीश को कोई भी काम करने में समय तो लगता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन बिहार में जब एक शिक्षक पर 122 विद्यार्थी थे सुकन्या, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोकना, आज वो संख्या 1 पर 37 आ गई है, और उस संख्या को इनकी बहाली के बाद हम लोग 1 पर 30 ले जाएंगे। राष्ट्रीय औसत से भी नीचे ले जाना हमारा लक्ष्य है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, 2 दिन पहले ही बुलाकर सारे अधिकारियों को, प्रधान सचिव से लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री को और वित्त मंत्री को, चितरंजन भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छा चीज बोल रहे थे कि वित्त मंत्री ही मुख्यमंत्री के बाद एक ऐसा पद है जिसमें सभी विभागों को समीक्षा करने का अधिकार है। कल भी मैंने बोला था, परसों भी इस बात को बोला था मैं, कि वित्त मंत्री रहते हुए कोई जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। मैंने सुशील मोदी जी को भी तुम्हारे आज तक पे इस बात का जवाब दिया था, थोड़ा सा पिंच भी हुआ था उनको कि सर आप जब वित्त मंत्री थे, अकेला वित्त मंत्री है जो सभी विभाग की समीक्षा कर सकता है।
तो आपने इसको समीक्षा क्यों नहीं किया? ठीक है, छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया में अभी बहुत कुछ शिक्षक रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमने 46,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ, आपके चैनल से मैं आश्वस्त किया था और चितरंजन भाई से भी ये आश्वासन के साथ कहूंगा कि हम लोग सामूहिक रूप से सब लोग प्रयास करेंगे और मंत्री जी के पास चल के, क्योंकि आपके डिबेट से सीधे मैं विजय चौधरी जी के घर गया था उस दिन उठकर, क्योंकि दर्द है इनके लिए। हम भी एक किसान के बेटे हैं, नौकरी कैसे पाई जाती है, इसके लिए कितना मेहनत किया जाता है, विद्यार्थी कितना मेहनत करता है, वो हम खुद देखते हैं हमारे ही गांव में। और हम तो बहुत छोटे तबके से, मैं मुखिया रहा हूं 15 सालों तक, मैंने खुद अपने मुखिया के रूप में भी बहाल करके देखा है शिक्षकों को, उनका दर्द समझा है। जब एक घर में एक आदमी की बहाली हो जाती है तो पूरा घर खुशहाल हो जाता है। बिहार के जनता के चेहरे पर मुस्कान लाना ही तो नीतीश कुमार की खासियत है। नीतीश कुमार ने इसके लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया, इनके लिए अभी हमने नियुक्ति पत्र दी। और चितरंजन भाई, बहुत जल्द हम लोग एसआई 10,000 एसआई की भी बहाली करेंगे पुलिस में। पुलिसों के में भी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार काम करने में लगी है और काम निश्चित तौर पर, उस दिन चितरंजन भाई हम पर सवाल उठा रहे थे, आज हम लोग जब दोनों साथ हैं तो जल्दी ही हो जाएगा। उस दिन सवाल उठा रहे थे, चितरंजन भाई को ही मैंने जवाब दिया था कि एक चीज मैं बोलूंगी बीच में, बीजेपी वालों को मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मामला जो एनडीए वर्सेस महागठबंधन ना हो जाए। तो बीजेपी वाले नहीं हैं तो आलोक जी के पीछे ब्लैक बोर्ड है, उसका जो है आप क्रेडिट नीतीश जी को दे देंगे। और वीर और इसके अलावा मीकू के पीछे जो है आंदोलन वाला पोस्टर लगा है तो उसका आप बीजेपी पर ठीकरा फोड़ देंगे, ये तो नहीं चलेगा सर। मैंने अभी तक ठीकरा फोड़ा क्या सुकन्या? नहीं, आपने कहा कि बीजेपी के पास विकास था, उन्होंने किया नहीं, आपने बोला सर। नहीं, मैंने कहा कि जब बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे थे तो मैंने उनको कहा कि भैया, जब वित्त विभाग आपके पास था तो आपने क्यों समीक्षा नहीं किया, आपने क्यों इस मामले को लटकाए रखा? और भाई ने ठीक ही कहा कि जब हम नहीं सुन रहे थे तो क्यों मेरे साथ बैठे थे, इसी मुद्दे पर छोड़ देते सरकार, इसी मुद्दे पर बाहर निकल जाते, सारे अभ्यर्थी खुश हो जाते, सब लोग खुश हो जाए। भाई, रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी बाहर आई है। लेकिन अगर आप डिबेट कीजिएगा तो एक मुद्दा तो बीजेपी को के लिए बनेगा ना, और बना हुआ मुद्दा बीजेपी क्यों खराब करेगी? तो बेहतर है आप एक डेडलाइन दे दीजिए, एक टाइमलाइन दे दीजिए, ताकि ये भी यहाँ से आश्वासन लेके जाए कि भाई इतने महीने में, इतने दिन में मेरा काम हो जाएगा। हो सकता है आंदोलन भी खत्म कर दे, आमरण बिना खाए पिए भूखे बैठे भूख हड़ताल पर। ऑलरेडी एक बार प्रार्थना करूंगा, सब हमारे भाई हैं, ये लोग खत्म कर। ऑलरेडी आंदोलन, एक आंदोलन जब हुआ था, चिंता से खुद चिंतित है सरकार खुद चिंतित है इनके चिंता से। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आंदोलन खत्म कर दें। और डेडलाइन की बात है सुकन्या, तो हम लोग जब तक पूरा विचार विमर्श, मैं कहा मैं पूरी तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला भी नहीं हूँ, क्या परिस्थितियां हैं सारी चीज जानकर अगर हम लोग रहेंगे तो जल्द से जल्द हम और चितरंजन भाई दोनों ज्वाइंटली रूप से भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार इतनी प्रयासरत है इसमें कि माननीय नीतीश कुमार जी को अगर नहीं चिंता रहता तो आनंद फानंद में 3 दिन में 2 बार क्यों शिक्षा मंत्री को तलब करके वो बोलते भाई इसको जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करी जाए। उसमें पुराने अभी जो वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी जी, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी थे, तो उनको भी बहुत सारी जानकारियां थी, तो उनको भी साथ में रखकर सारी चीजों पे चर्चा किया गया है। और उम्मीदतः सुकन्या बहुत जल्द सुखद निर्णय निकलेगा। और पाल जी रोड पे नहीं बोर्ड पे होंगे, आलोक भाई बोर्ड पे है, इस बात का प्रमाण है कि अब हम लोगों ने, देखिए काम करना है, अड़चने आती रहती है, सीमित संसाधन है सुकन्या, आप भी जानती हो, आप बिहार से हो, भले 12 के बाद बाहर रही हो, संसाधन, सीमित संसाधन में बिहार सरकार ने जितनी तरक्की और उन्नति की है, बेरोजगारी दर भी आज बिहार में बाकी राज्यों से, पंजाब से भी कम है। ये हमारे कौशल का उदाहरण है। उनके पास इतने संसाधनों के बाद भी गूगल करके देख लो, लग गया तो मोबाइल पे लग गई तो लगा कुछ बोलोगी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि बहुत जल्द हमारे शिक्षक अभ्यर्थी फिर से बोर्ड पर होंगे और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी, हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी कि हमारी सरकार एक साथ इतने लोगों को रोजगार देगी और हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड उठेगा। लेकिन पाल जी, मुझे एक बात बड़ा आश्चर्य रहा, होता और होती में बड़ा अंतर होता है। क्वालिटी एजुकेशन जैसे ही चितरंजन जी कह रहे थे, आपने जो शब्द बोला होती, वहां होता हो सकता है। मुझे कम जानकारी, में पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
पर थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन है। आप बिहार तक के चैनल पे सर, बैठे हैं, लव तो सर, शिक्षकों से सारी हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे, ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे। छात्र यहाँ बैठे हैं तो इनका वो आप क्वालिटी चेक मत करिए सर, अब क्वालिटी चेक मत करिए। नहीं, बच्चे हैं आए हैं पढ़ाने के लिए, और अपने बिहार में होता होती रा श स की सबको दिक्कत है, उससे कोई बचा नहीं है सर। नहीं, चलिए, आपको आलोक जी हम चितरंजन गगन सर से और लॉ सर से बस हमारा एक ही आग्रह होगा कि सर, इसके पहले भी अभ्यर्थी आंदोलन पे बैठे थे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने खुद ट्वीट करके एक प्री शेड्यूल जारी किया था कि फलाना तारीख से हम आवेदन लेंगे, फलाना तारीख से आप लोग का नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सर, ज्यादा कुछ हमारी मांग नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से इतना जरूर कहेंगे, कम से कम एक टाइमलाइन बता दीजिए, शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि 7वां चरण हम शुरू करने जा रहे हैं 10 दिसंबर से, 15 दिसंबर से, या जनवरी में 10 जनवरी से। कोई एक टाइम फिक्स करके अगर घोषणा कर दे, अभ्यर्थी आंदोलन से उठ जाएंगे। बस उनका बस ये है कि शिक्षा मंत्री अपने मुख से कभी भी यह नहीं बोलते हैं कि हाँ इस तारीख से हम 7वां चरण शुरू करेंगे। वो सिर्फ बोलते हैं क्या कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, लाखों बहालियां करनी है, महीनों लगेंगे। अभी कई महीने हो गए सरकार में आए हुए, लेकिन अभी तक महीने कब खत्म होंगे उस इंतजार के, यही हम लोग को जानना है। अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि बस एक शेड्यूल शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दे, बस यही अभ्यर्थियों की मांग है। आलोक जी, आपके पास में आऊं, भी शिक्षक अभ्यर्थी है, उनकी मैम एक मिनट मैम। आलोक जी, आप बोल लीजिए। आलोक जी, देखिए पिछली बार की बातें थी, निश्चित तौर पर ट्वीट करके जाहिर किया था, लेकिन सुकन्या बीच में जो त्रासदी हुई, ये कोरोना जैसी महामारी हुई, उसके चलते शेड्यूल में बहुत सारा गड़बड़ हुआ। और मैं निश्चित तौर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, फिर थोड़ी सरकार चेंजिंग हुई, उसके बाद परिस्थितियां बदलती है, नए शिक्षा मंत्री हैं, उनको थोड़ा समझने का समय हम लोगों को देना चाहिए। हम पाल जी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, हम किसी के भावना को आहत करने के लिए नहीं है, हम लोग आग्रह करेंगे, निश्चित तौर पर आपके मांगों को पूरी सहानुभूति के साथ सुना जाएगा, और आपके बात सुना ही नहीं जाएगा, इसको पूरा किया जाएगा। पाल जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। हमने कहा ना कि इतना जॉब तो हमने क्रिएट किया ना, अगर 50,000 से विद्यालय आज रहे होते तो इतने पद कहां से आते, इतने उत्क्रमित विद्यालय हम नहीं किए रहते। अगर हम 5200 विद्यालयों को एक दिन में उत्क्रमित नहीं किया रहता सुकन्या, तो इतने पद कहां से सृजित होते। हमने पद को सृजित किया उसको भरने के लिए, और हमारा लक्ष्य है कि हम एक विद्यार्थी पर 30 से नीचे ले आए, एक शिक्षक पर 30 से कम विद्यार्थी ले आए। सुकन्या, हम अपने बहुत आपको शुभकामना आपके लक्ष्य के लिए। हमारे साथ वीर सिंह भी शिक्षक अभ्यर्थी शुरू से जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। वीर, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैडम, ये मैं जेडीयू के प्रवक्ता से मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर एक डेट दे दें, कब तक ही आवेदन लेंगे। कारण कि अभी सीटेट दिसंबर आएगा, फिर उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, जो अभी कट ऑफ था कम से कम 4-5% तो और अधिक बढ़ जाएंगे। तो जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके साथ कैसे न्याय होगा। ठीक है, मिकू भी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। मिकू, आप भी अपनी बात रखिए। बात करेंगे। मैम अपनी बातों को मैं बस 2 मिनट के अंदर रखता हूँ, ठीक ना। देखिए, जो हमारे लोक कुमार सिंह सर बोल रहे हैं, जो चितरंजन गगन सर बोल रहे हैं कि आंदोलन स्थगित कीजिए, तो मुझे शौक नहीं आंदोलन करने के लिए। हम लोग आंदोलन करने के लिए नहीं गर्दनी बाग में मजबूरी में आए हुए हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। हम आंदोलन कर मुद्दा को संज्ञान में आपके लाते हैं, और मुद्दा आपकी संज्ञान में हो जाती है, बहरहाल आप केवल आश्वासन देते हैं और आश्वासन पर खरे नहीं उतरते हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए। आपका राजनीतिक लड़ाई बीजेपी के साथ, संजय जायसवाल जी के साथ हो सकता है, और हम शिक्षक अभ्यर्थी बलि का बकरा क्यों बनते हैं। आपको बहाली करानी है तो तिथि क्यों नहीं बतानी है। दूसरी चीज हम ये भी बता दें कि बिहार बीमार है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार की भरमार है। बिहार बीमार है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार की भरमार है, और एक MP MLA का सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव की तिथि आ जाती है। हम 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देती है। हम जानते हैं कि शिक्षक बन करके स्कूल में जाएंगे, लेकिन कब। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका एज समाप्त होने वाला है, अगर उनका एज समाप्त हो जाएगा तो क्या आप अपने जगह पर जॉब दीजिएगा।
हमको इतना बताइएगा, आपका तो काम चल जाएगा सर। आप किसी पार्टी से हैं, राजनीतिक घराने से हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे केवल एक शिक्षक को हड़ता धारण कर सड़क पर बैठे हुए हैं। आप हमारी बातों को अगर सीरियस नहीं लीजिएगा, केवल आश्वासन दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे? आत्मदाह के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहाली कराने के चपेट में नहीं है। अगर करानी होती तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी वही थे। एक तिथि घोषणा करने में क्या दिक्कत है? हम आज घोषणा करते हैं गर्दनी बाग से कि हम अभी के अभी चले जाएंगे अपने साथियों से बोल करके कि सभी लोग घर जाइए। क्या दिसंबर में बहाली शुरू करेंगे? वो 4 साल हो गया मैम, मेरा उम्र 29 वर्ष हो गया, मेरे साथियों को उम्र 42-43 वर्ष है। बताइए कि किस प्रकार बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी? बीरबल का खिचड़ी क्यों बनाया जा रहा है इस बहाली को? हांडी ऊपर है और आग नीचे है, या तो आग के ऊपर ले जाइए या हांडी के नीचे लाइए। 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जो है ना, वो केवल आश्वासन का शिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। नियम और नियमावली का हवाला दिया जाता है केवल 7वें चरण अभ्यर्थियों का। क्यों? हम पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या ऐसा गुनाह किया है? क्या शिक्षक बनने की राह अपनाई है इसीलिए? आपका ये उपचुनाव में कितने समय लगता है? कोरोना काल में भी आपका चुनाव चलता रहा। आप सत्ता के अदल बदल करते हैं, लेकिन हम अदल बदल कहाँ करें साहब? हम तो बेरोजगार हैं और शिक्षक बनने के लिए एक आतुर हैं। आप जो आलोक भैया को बोल रहे हैं कि अभी आप स्कूल में हैं, तो उनसे पूछिए कि सरकार ने 4 सालों में मात्र 42,000 बहाली बने। क्या इसमें छाती पीटने वाली बात है? 4 सालों में 42,000 क्या होती है? हमारी संख्या 95,000 थी, उसमें से आपके योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, 42,000 ही मिले। आपकी लेंदी प्रक्रिया है, तो इसके लिए आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा ना। जो ऑनलाइन डोमिसाइल सेंट्रलाइज की बात की जाती है, तो वो तो हम बोलते हैं कि ले चलिए ना हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को बैठाइए शिक्षा मंत्री जी के सामने, उनको समझा दिया जाएगा। 5 दिन से 6 दिन नहीं लगेगा इस बहाली को नियमावली बनाने में, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर है मैम। अगर आश्वासन से काम चल जाता ना तो हम गर्दनी बाग नहीं बैठे होते। आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। और एक तिथि दे दीजिए माननीय चित्ररंजन गगन सर, माननीय लव कुमार सर जी, हम अगले मिनट अपने घर पर दिखाई देंगे। बिल्कुल। इससे पहले चित्ररंजन जी और लव सिंह जी पंचायत चुनाव को मॉडिफाई करना था। जो अपना वो होता है ईवीएम मशीन, उससे पंचायत चुनाव करवाने थे। हाँ, इससे क्या होता है कि थोड़ा पंचायत चुनाव भी ऑथेंटिक हो जाता, समय कम लगता मतगणना में। उस प्रोसेस को करवाने में आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। तुरंत जो है साउथ से आप लोगों ने वो मशीनें मंगवाई और जो पंचायत चुनाव है उसको जो है आपने ईवीएम मशीन के जरिए करवाया। पिछला जो अपना पंचायत चुनाव था जो पुराने तरीके से होता था उसको आपने मॉडिफाई कर दिया। तो अगर इतनी ही दिक्कत है बहाली में तो उसको क्यों नहीं मॉडिफाई करते? सही कह रहे हैं मिकू कि अगर बाई इलेक्शन हो, एक विधायक की सीट खाली होती है तो तुरंत हम लोग बाई इलेक्शन करते हैं। ना कोरोना देखते हैं, ना डेंगू देखते हैं, ना वायरल देखते हैं, सीधा बाई इलेक्शन होता है। लेकिन इन बच्चों की जिनकी उम्र निकल रही है, कुछ की शादी अटकी है, लड़के लड़की दोनों है, कई लड़कियों से मेरी बात होती है, वो कहती है कि मैम अगर टीचर बन जाऊंगी तो अच्छा घर परिवार मिल जाएगा, माँ बाप को दहेज नहीं देना पड़ेगा। ये उनकी कोशिश है कि आत्मनिर्भर हो जाऊंगी, सम्मान के साथ किसी अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी। लड़के भी, उनकी भी शादी अटकी हुई है। लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं सर कि जब तक सैलरी नहीं है फैमिली प्लानिंग कैसे करें? तो आप एक आश्वासन दीजिए, टाइमलाइन दीजिए, फिर ये आंदोलन भी खत्म होगा। भूखे पेट जो बच्चे बैठे हैं वो भी खाना पीना खाएंगे। सर बताइए चित्ररंजन जी। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं या जो बेरोजगार हैं उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, उनके बीच में जो आक्रोश है उसे भी हम समझते हैं, और उसी आक्रोश में जो कुछ भी बोलते हैं। अब जैसे मान लें कि चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, बहाली एक अलग प्रक्रिया है, और हम समझते हैं कि सभी साथी जागरूक हैं, समझते हैं कि चुनाव जो होता है उसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है और सारा सिस्टम उसके मातहत चला जाता है। इसलिए उससे हम इसको नहीं देख सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आक्रोश है, भावना में साथी बोलते हैं तो स्वाभाविक है जो परिस्थिति है। लेकिन 4 साल में, अभी पाल जी बोल रहे थे, 4 साल में 42,000 या जो संख्या उनके द्वारा बताया गया कि नियुक्ति हुई, इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जो विलंब हो रहा है, इसीलिए विलंब हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज, अभ्यर्थी जो हैं, हर अभ्यर्थी अपने लाभ की बात करते हैं। सरकार को जो है सो किसी के लाभ की बात नहीं करनी है। सरकार को तो सरकार का सीधा है कि भाई जो रिक्त पद है उस पर नियुक्ति हो शिक्षक की, पहला। दूसरा जो है सो बेरोजगार जो नौजवान है
उनको रोजगार मिल जाएगा। तीसरा है कि विद्यालय में शिक्षक के अभाव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो उनको शिक्षक मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वालिटी शिक्षा मिले, शिक्षक भेजें और उसके बाद में अगर सही ढंग से वे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर जो है सो उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो इन सारी बातों को देखना पड़ता है। अब अभ्यर्थी में जैसे कि मान लिया कि अभी एक सवाल उठाए कि सीटेट वाला उम्र पार हो रहा है, दूसरे तरफ इन लोगों का जो तर्क है कि भाई बहुत से लोग छठे चरण में इसलिए नहीं बैठ पाए, मात्र 14-15 दिन या 20 दिन के कारण वे वंचित रह गए। अब यही लॉजिक अभी वाले जो हैं, जो सीटेट में बैठने वाले हैं, जो उसमें अपियरिंग कैंडिडेट हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई अब निकाल दीजिएगा तो हम सफर कर जाएंगे। तो मैं यह कह रहा हूं कि इधर से कितनी बातें हैं। अब जैसे कि अब उसमें कहीं बात चलती है 60-40 की बात चलती है, कहीं चलती कि नहीं साहब 60-40 नहीं, वो उसमें उनको नंबर ज्यादा आ गया, उसमें हमको नंबर कम आ गया। तो इस तरह की कई बातें हैं। तो जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी में इतने कैटेगरीज हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और उसके अनुसार वे समाधान उसका चाहते हैं। सरकार तो तटस्थ है, सरकार तो किसी का पक्ष, सरकार को चाहिए कि हाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, नौजवानों को रोजगार मिले, विद्यालयों को शिक्षक मिले, शिक्षकों की बहाली हो। तो इसलिए उन सारे जो कई कैटेगरीज हैं अभ्यर्थी में, उन सब के भावनाओं का ख्याल करते हुए जो राज्य के हित में जो बेहतर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर होगा, उस पर निर्णय लेना है। इसलिए आप जो सोचते हैं, आपका एक पक्षीय सोचते हैं, सरकार को एक पक्षीय नहीं सोचना है। इसलिए विलंब क्या, इसका बहुत सा कारण है। दूसरी बात प्रक्रिया जो है, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि पहली कैबिनेट में, तो पहली कैबिनेट में क्या, पहली कैबिनेट के पहले आप इस चीज को समझिए, पहली कैबिनेट की बैठक के पहले जो है सो जब 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है, 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में घोषणा किया था और जिस दिन शपथ लेने के दिन ही तेजस्वी जी ने घोषणा किया था। लेकिन आप प्रक्रिया को बारीकी से समझिए, जब हम सरकार में है तब हमको वह समझने का मौका मिला। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सरकार में हूं तब मैं भी जब विपक्ष में था, मैं जब सरकार में मेरी पार्टी नहीं थी, हमने इतना नजदीक से इसको नहीं देखा था, तो मैं भी यही समझ रहा था। लेकिन एक अगर किसी प्रस्ताव में अगर केवल हर्षिकार और द्विकार में अशुद्धि होती है तो उसको शुद्ध करने में 1 सप्ताह समय लग जाता है, जो प्रक्रिया है फाइल, फिर वहां से ऊपर से सेक्रेटरी से फिर जाएगा सेक्शन में, सेक्शनल हेड होते हुए डीलिंग क्लर्क के यहाँ, वहां से फिर बढ़ेगा। तो प्रक्रिया को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रक्रिया में थोड़ा सा भी कहीं भी अगर लूप होल्स होगा तो जैसा मैंने कहा, इतने कैटेगरीज हैं इस शिक्षक अभ्यर्थी में कि जैसे दूसरे को मौका मिल जाएगा तुरंत जाकर वह कोर्ट में चैलेंज कर देगा, मामला लटक जाएगा। विलंब का कारण यह है, और कहीं मंशा में, नियत में कहीं से भी लेस मात्र भी इसमें कोई इफ बट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हो, माननीय शिक्षा मंत्री जी हो, या महागठबंधन का सरकार हो, या महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, मैं ही नहीं, अब कल की माले के साथ ही आप क्या जाते थे, महागठबंधन में शामिल हैं, क्या उनकी बेचैनी नहीं है? मेरी बेचैनी नहीं है। मैं लव जी भले ही नहीं जाते होंगे क्योंकि सरकार में थे, लेकिन मैं तो जाता था और मैंने लोगों को वहां भेजते भी थे, हम अपने विधायक को, अपने नेता को भेजते थे, ट्विटर पर हो या जो भी अभियान चलता था उसमें शामिल रहते थे। तो आपसे कम बेचैनी और दर्द मेरे दिल में नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर बाईपास करने का कोशिश होगा जी सर, इस बहाली को जो आप बोल रहे हैं नियम और नियमावली, क्योंकि कैटेगरी अभ्यर्थियों का अलग है, कोई कैटेगरी नहीं है। आप बहाली दीजिए, नियमावली कोई लगाइए। बहाली को नियमावली का हवाला दे करके, सर 1 मिनट, हमने आपको बातों को बहुत प्रमुखता से सब सुनी है। और एक चीज हम कहना चाह रहे हैं कि आप जो नियमावली का हवाला दे रहे हैं तो नियमावली कोई भी लगाइए, लेकिन बहाली सीधे दीजिए। अगर बाद में देते हैं 60-40 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में देते हैं तो नए सीटेट शामिल होंगे और जो 4 साल 3 साल पहले सीटेट पास करके बैठे उनको क्या होगा?
और जिस नहीं, चित्ररंजन वही चित्ररंजन का नहीं, तरफ से नहीं, बात नहीं, आपसे एक और बात है मेरा कि नहीं, लव नहीं, कुमार नहीं, सर कह रहे हैं सर, लव कुमार नहीं, सर नहीं, कह इसी रहे बात हैं नहीं, कि रहा रही में फर्क, तो ये चीज शिक्षा मंत्री जी को समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। उनको चीन पाकिस्तान दिखाई देता है कि चीन को और पाकिस्तान को बहाली नहीं देंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लगता है। तो अब हम कहना नहीं। चाहेंगे कि भारत को संविधान में शिक्षा मंत्री जी जो बने हैं उनका भी योगदान एक होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? वो तो प्रोफेसर है, उनको शब्दों को मर्यादा को ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। और आंकड़ा जो आप बोल रहे हैं, माननीय तेजस्वी जी ने 10 लाख का आंकड़ा दिया था, नीतीश जी ने 10 लाख और बढ़ा दिया 20 लाख, लेकिन मिला कितना? इस आंकड़ा को घटाइए ना, काम को घटाइए, आंकड़ा को काम करके घटाइए, बढ़ाइए नहीं। जी विषयांतर नहीं है, देखिए गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, विषयांतर नहीं है। नहीं, आपने कहा ना, मैंने कहा कि जैसे जिस प्रकार माने जो अभी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि मैं 15 दिनों से पिछड़ गया, छठा चरण में मैं इसलिए मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि एक डेट तय हो गया और उसके बाद मेरा रिजल्ट निकला। तो इसी ढंग से देखिए, इसी आप लोगों को मैं बराबर कहता हूं कि कंट्रोवर्शियल बात आप नहीं रखिए। कंट्रोवर्शियल बात रखने से आप जब रखते हैं तो उसका आप पर निगेटिव असर पड़ता है। आप जब यह कह रहे हैं, एक तरफ जब आप यह कह रहे हैं कि मैं 15 दिन के कारण मैं सफर कर गया, मुझे मौका नहीं मिला छठा चरण में, तो अब जो सीटें देने वाले हैं वे आप ही के लॉजिक को सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई